Good morning, students. Yesterday we learned about the topic liberalization, where we understood that how our Indian government gives liberty to different sector of an economy, right? कैसे कैसे हमारी जो कंट्री है उन्होंने अलग अलग कंपनीज़ को वेलकम किया, अलग कंट्रीज़ की फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ को वेलकम किया हमारी कंट्री में, एंड अदर देन उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ को भी एबॉलिश कराया, उसके साथ टैरिफ ख़त्म किया, कोटा फैसिलिटीज़ को उन लोगों ने रिड्यूस किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बाद कैसे उन्होंने फाइनेंस के सेक्टर में भी रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाए, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऑलरेडी दिया है कि फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज़ कंट्रोल्ड बाय RBI। डियर स्टूडेंट, पहले RBI को परमिशन थी कि वो जितने भी डिसीजन हैं सारे RBI ही लेते थे, चाहे वो स्टॉक से रिलेटेड हो, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, सारे RBI को एक तरीके से रेगुलेटर बनाया गया था। बट लेटर ऑन RBI को रेगुलेटर से हटा के फैसिलिटेटर बना दिया। डियर स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज के हेड सेबी को बनाया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और RBI को बनाया गया बैंक एंड फॉरेन करेंसी मार्केट का हेड। इंश्योरेंस हेड बनाया गया IRDA। इसमें बताया गया कि चेंज इन द रोल ऑफ RBI मीन्स कि पहले जो RBI था रेगुलेटर थे, लेकिन अब उसको फैसिलिटेटर बना दिया गया। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन लिमिट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर पहले हमने अपनी फॉरेन कंपनीज, फॉरेन बैंक को एक लिमिट प्रोवाइड की थी कि वो ज़्यादा लिमिट में हमारी कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, बट लेटर ऑन जो उनकी लिमिट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो 74% इंक्रीज़ कर दी गई थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फिस्कल और टैक्स रिफॉर्म। धीरे धीरे हमारे कंट्रीज़ में टैक्सेस को लेके भी रिफॉर्म्स आए। टैक्सेस को लेके जो हमारी कंट्रीज़ में कुछ रिफॉर्म्स आए उसमें टैक्स को दिस रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़। दीज पॉलिसीज़ आर कलेक्टिवली नोन एज, राइट स्टूडेंट्स। इसमें जो टैक्स पॉलिसीज़ आई, इसमें 2 टाइप के टैक्सेस थे। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो कि कोई इंडिविजुअल पर्सन खुद से वो टैक्स को देता है, राइट, लाइक आपका इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें इंडिविजुअल टैक्स खुद ना दे करके किसी और के बिहाफ में वो टैक्स देता है। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, लाइक आपका सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, तो ये सब जो हमारे टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सारे टैक्स हमारे मिला के अब एक वन टैक्स बन गए हैं जिसको हम बोलते हैं GST। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारा कोई सामान प्रोडक्ट कोई अगर हमारा मैन्युफैक्चर होता है तो उसकी जो अमाउंट होती है उसमें जो टैक्स इंक्लूड होता है, एक्चुअल में वो अमाउंट जो टैक्स होता है वो मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है, बट वो जो टैक्स है वो कंज्यूमर देता है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इट इज़ ए कंटिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम एज इट वॉज फेल्ट दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर एन important reason for tax evasions. It is now widely accepted that moderate rates of income tax encourage saving and voluntary disclosure of an income। यानी कि जो टैक्सेस है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया। पहले बहुत ज़्यादा हाई रेट के टैक्स होते थे, उनको डिक्रीज़ किया गया। एंड सेकेंड वन इज़ जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि इनडायरेक्ट टैक्स को GST में बदला गया, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ आपका 1 जुलाई 2017 से, राइट। दैट मीन्स कि 1 जुलाई 2017 को हमारा GST इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अब फॉरेन एक्सचेंज को लेके भी हमारे कुछ रिफॉर्म्स किए गए, इन विच फर्स्ट पॉइंट इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी मीन्स हमारे रुपीज़ की वैल्यू को कम कर दिया गया। अब इसको कम करने का रीज़न ये था कि अगर हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम होती है तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारी कंट्री में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तो हमारी कंट्री में जो रिज़र्व्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, जिस वजह से रुपीज़ की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया गया, जिससे हमारे कंट्री में फॉरेन रिज़र्व्स बढ़े।
सेकंड था डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट बाय मार्केट फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारे जितने भी रुपीज़ के वैल्यू थे वो आरबीआई या गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसकी वैल्यू कितनी कम करनी है, कितनी बढ़ानी है। तो ये सब पहले आरबीआई या गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट लेटर ऑन इसको शिफ्ट कर दिया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। अब इसकी जो बाद में वैल्यू थी वो गवर्नमेंट डिसाइड ना करके मार्केट पर डिपेंड होता था कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से ये सब चीज़ें होती थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगी जिसमें हमने फॉरेन ट्रेड को भी वेलकम किया। फॉरेन ट्रेड को वेलकम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स हम लाए, जिसमें फर्स्ट था इम्पोर्ट कोटास और रेस्ट्रिक्शन ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड वर अबॉलिश्ड। जो हमने कोटास लगाए थे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे कि एक लिमिट में जो सामान है उससे ज़्यादा सामान नहीं आना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले हटाया गया। टैरिफ रेट्स वर रिड्यूस, जो हाई टैरिफ हमने इम्पोज किया था वो भी हटाया। नेक्स्ट पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वर अबॉलिश्ड, जो पहले बताया था कि सब चीज़ों में लाइसेंस चाहिए वो हटाए। लाइक हजार्डियस और जो हमारे इन्वायरमेंटली जितनी भी सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ है सिर्फ अब लाइसेंस उन्हीं चीज़ों में है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी वो रिमूव कर दी गई थी ताकि जो हमारी कंट्री भी है वो बाहर की मार्केट में कॉम्पीट कर सके, हमारी जो कंपनीज इंडियन कंपनी। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वर ऑल्सो कम्प्लीटली रिमूव्ड, यानी कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन किए गए थे कि आपका एक क्वांटिटी का जो लिमिट थी वो सब चीज़ें हटा दी गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो कुछ पॉइंट्स थे जो हमने रिफॉर्म्स पढ़े, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर लिबरलाइजेशन में जो हमारे डिफरेंट सेक्टर के रिफॉर्म्स थे, लाइक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन हमने पढ़ा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन। अब नाउ प्राइवेटाइजेशन मीन्स होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी पहले गवर्नमेंट के पास सभी हमारे शेयर थे मैक्सिमम, अब वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट या डीनेशनलाइजेशंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमने गवर्नमेंट्स ने अपने जो शेयर हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए by withdrawal the government from ownership and management of public sector company, right? And the next one is by outright sale of public sector company through disinvestment। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट करने का मीन्स ये होता है कि इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है जब हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं किसी भी गुड्स को परचेज़ करने के लिए, किसी एसेट को परचेज़ करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, जो खर्चे करते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उसको बेचना वो कहलाता है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या किया, पब्लिक सेक्टर ने डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स थे पब्लिक सेक्टर के, जितने भी शेयर्स थे उनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हमारा जो सिस्टम है वो मेंटेन रहे। इसमें हमारी माइनॉरिटी सेल्स थी जिसमें 26% तक जो शेयर्स थे वो बेचे गए, और स्ट्रेटेजिक सेल जो थी हमारी 51% से ज़्यादा थी, 51 to 74% तक के जो शेयर थे वो प्राइवेट सेक्टर्स को सोल्ड आउट किए गए। नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट एंड टुमारो वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। टिल नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।